बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, सूरत हाल कुछ इस तरह से है, हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है, वफाकी गवर्नमेंट को, और उसके बाद बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई में कमी की खबर खुश आइंद है। वज़ीर आज़म साहब ने ये स्टेटमेंट दी है। हम बारहा अपने प्रोग्राम्स में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि महंगाई में कमी नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी हुई है। जब महंगाई में कमी होगी तो डेफ़िनेटली जो अशिया ख़ुरूनोश हैं उनमें भी कमी होगी, उनकी कीमतों में भी कमी होगी, और जो बेसिक फ़ूड बकेट होती है, जो मैं बारहा कहती हूँ कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, 2 वक्त का खाना खाना होता है, उसमें उन अशिया में भी कमी होगी, उनकी कीमतों में भी। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अफ़रात ज़र में मुसलसल कमी पे इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई में कमी की खबर को खुशाइंद उन्होंने करार दिया है। अफ़रात ज़र 1.5% पर है, जो कि 2015 के बाद सबसे कम सतह पर है। मुआशी टीम की काविशों से मुआशी इशारिये हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं, ये कहना है वज़ीर आज़म साहब का। और उन्होंने कहा है कि जी महंगाई की शरह मज़ीद कम होकर 1.52% पर आ गई है। 1.52% पे 38% से अगर आ गई है तो क्या हमारे जो इशारियों की हद तक है या वाकई मार्केट पे भी इसका कुछ असर है? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबके अलावा नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं चल रही है। बातचीत शुरू हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बैरिस्टर गौहर मियां के इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोई बैकडोर रवाबित नहीं है। हालांकि 12 खबरें ये आती रहती हैं कि बैकडोर रवाबित भी हैं, कभी शुरू हो जाते हैं रवाबित, कभी टूट जाते हैं। बहरहाल जी उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी है कि कोई रवाबित नहीं है। नाज़रीन, सबके अलावा जो अफराद ज़र से मुतालिक उमर अयूब साहब ने खूब तनकीद का निशाना बनाया मौजूदा गवर्नमेंट को, और उनका कहना है कि जी अफराद ज़र से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार गलत हैं, हुकूमत अपनी नाकामी का इजहार कर रही है, ये कहना है उमर अयूब साहब का। और उन्होंने कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर का शोबा सुकड़ गया है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने पीटीआई दौर में यूनिट का उन्होंने कुछ कंपैरिजन किया कि उस दौर में यूनिट जो था 17 रुपये का था, आज 85 रुपये का है। 400% इजाफा गैस की कीमतों में हुआ है। मुल्क में सरमायाकारी नहीं है, हुकूमत झूठ बोल रही है। बलूचिस्तान के हवाले से भी उन्होंने तशवीश का इज़हार किया। सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में कि मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है वो कहाँ जा रही है। क्या इस सब में कोई बातचीत की तो फ़िलहाल हमें उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ की सियासत उसका क्या बनेगा अगर बानी पीटीआई जो हैं वो जेल से कहीं हमें आज़ाद होते ना दिखाई दिए, या जिस तरह की सूरत हाल है। एक तहरीक ईद के बाद चलाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपोजिशन अलायंस कर रहे हैं, लेकिन वाडा साहब ये क्लेम कर चुके हैं कि अपोजिशन का कोई भी इत्तेहाद नहीं होगा, यानी कि अलायंस नहीं होगा। तो क्या ये होगा, क्या मतलब सूरत हाल आने वाले दिनों में होगी किस तरह के, सब पे डिबेट करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब, सीनियर एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया मियां साहब जी आपका बड़ी हमें ज्वाइन इनायत। करने के लिए। राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली PMLN, बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। इंजीनियर इफ्तिखार अहमद साहब हैं, सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं इंजीनियर साहब से जान लेते हैं। इंजीनियर साहब मुझे ये बताइए कि हुकूमत क्लेम कर रही है कि 1 साल मुकम्मल हो गए हैं, महंगाई में कमी वो कह रहे हैं कि हो गई है, और उन्होंने 2015 के बारे में बताया कि 2015 के बाद सबसे कम तरीन सतह जो अफरात ज़र की है वो 1.5% पर आ गई है। आप लोग उसको मानने को तैयार नहीं है, आप लोग कह रहे हैं कि ये सब गलत है, झूठ है। सर मान ले अगर हुकूमत कह रही है। राजा साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी जी बिल्कुल। जी राजा साहब, नाज़रीन इस सवाल का जवाब लेते हैं। इंजीनियर साहब आप हमारे साथ हैं? इंजीनियर साहब आपकी जानिब मैं दोबारा आती हूँ, थोड़ा सा ऑडियो का इशू है, मुझ तक आपकी ऑडियो नहीं पहुंच रही। नहीं आप राजा साहब से जान लेते हैं। आवाज आ रही है जी 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 आवाज आ रही इंजीनियर साहब जी। जी मैं ये कहता हूँ कि आप अशारियों की बात ना करें। जी आप ऐसा करें कि मार्केट में चले जाएं। ठीक है। आप चीजों की रेट देख लें, वो कितने हैं, अफरात ज़र कितनी है, ये कम है या ज्यादा है, या बिजली के नरखों के बिल आपके पास जरूर आते होंगे, आपके पास गैस के बिल भी आते होंगे। तो ये सिर्फ ये चक्कर अशारियों का है, ये करते ही रहते हैं। इनको क्या पता है कि गरीब की क्या हालत है। यकीन करें कि सफेद पोश लोगों ने हमसे राब्ता किया है। इतने लोग सफेद पोश है कि जिनके पास गाड़ियां भी हैं, और वो गाड़ी इसलिए रखते हैं कि उनको आने जाने के लिए सहूलत हो, वो राशन मांग रहे हैं। तो ये चीजें ऐसे ही थोड़ी हो जाती है।
ये अवाम का जो बुरा हाल इन्होंने किया हुआ है, कर की मैं लेके ये मजे करते हैं और ऐसी ऐसी ट्रेनों का प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो जो सिर्फ 26 किलोमीटर के रहने वाले लोगों को धोखा देते हैं। ये सारा कुछ कितना किस मुंह से पता नहीं ये कहते हैं कि अशारिये बेहतर हो गए हैं फला। ये उसमें स्टॉक एक्सचेंज में सट्टाबाजी करते हैं, एक दफा स्टॉक एक्सचेंज को बहुत ऊपर ले जाते हैं और फिर उसके बाद जनाब अली वो उसको बिल्कुल नीचे ले जाए जाते हैं और लोगों के खरबों रुपए डूब जाते हैं। तो पाकिस्तान की हालत तो बहुत पतली है जी, बस चली जा रही है खुदा के सहारे। बस अल्लाह ताला ही है कि इनको जरा ख्याल नहीं आता। पहली बात तो ये है कि मिनिस्टरों के ऊपर ये मिनिस्टर बनाए जा रहे हैं, ये किस बुनियाद पे करते हैं। 17 सीटें इन्होंने ली हुई हैं और 17 सीटें ही जनाब अली नॉर्थ पंजाब में मेरे हाथ में इतने मिनिस्टर बना दिए उन्होंने। हनीफ अब्बासी को भी बना दिया और अकील मलक को भी बना दिया और सारे हारे हुए हैं। ये कर्नल साबर को क्यों जेल में बंद किया हुआ है? कमरुल इस्लाम साहब, आप बड़े दिलेर हैं, आप समझते हैं पटवार के बेटे हैं, आप खुदा की कसम खा के बताएं कि आप जीते हुए हैं। आप अगर कुरान के ऊपर हाथ रख के बताएं कि आपको अवाम ने वोट दिया तो मैं पार्टी छोड़ देता हूँ। आए किसी जगह फैसल मस्जिद में चले जाते हैं। इंजीनियर साहब, आप बहुत टफ टास्क दे रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को भी देखना है, आप उनको बड़ा टफ टास्क दे रहे हैं। नहीं, कोई बात टफ टास्क नहीं, ये पटवार का बेटा है, ये इतना वो बात आपकी दुरुस्त है अपनी जगह। ये हमारे साथ उठता बैठता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ऐसे लोग नहीं है कि हम तो निशाने हैदरों की धरती के लोग हैं, महफूज की धरती के लोग हैं। हम तो इन चीजों से घबराते नहीं है। आप चैलेंज दे रहे हैं राजा साहब को? हाँ जी, राजा साहब को चैलेंज है। मैं बादशाही मस्जिद वो फैसल मस्जिद में अगले जुमे कर लें, ये आके बैठ जाएं, अकील मलक भी साथ को ले आए, उसको भी और जितने भी जीते हुए हैं ये सारे चले राजा साहब से जान लेते हैं। राजा साहब, बात तो कुछ और हो रही थी, इंजीनियर साहब ने आपको चैलेंज दे दिया। सर कुछ हैं कौन? मैं तो इन्हें नहीं जानता, ये कौन है जिनको आपने बुलाया और जो गुफ्तगू कहां से कहां, सवाल इन्होंने क्या किया? पहले इन्होंने ट्रेनों पे एतराज किया। मुझे ये बताएं कि ट्रेनों में कोई रईस बैठ के जाता है? हमें फख्र है कि हमने ट्रेनें बनाई, हमें फख्र है कि हमने मेट्रो बनाई। किसके लिए बनाई? उन लोगों के लिए बनाई। क्या आप सुन लो ना, पर आया था कि ये कौन है। मैं बताता हूँ कि ये कर्नल साबर से हारे हुए शख्स है। आप ये बात सुनो, इनको हराया हुआ। इंजीनियर साहब, राजा साहब को पॉइंट सुन लेते हैं। है कौन? जेल में अगर नहीं जानते, तुम्हारा नॉलेज नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं तहरीके इंसाफ पंजाब का नायब सदर हूं। आपको अगर पता करना हो तो नवाज शरीफ से पूछे कि जद्दा जेल में किस पार्टी, आपको क्या पता है जनाब? इंजीनियर साहब, राजा साहब से उनका पॉइंट जान लेते हैं, फिर पॉइंट से मुराद ये नहीं है कि अगर आपने इंजीनियर साहब, राजा साहब को बोलने का मौका तो देना, वो अपना पॉइंट सामने रखेंगे, फिर अगर आपने काउंटर आर्गुमेंट करना हुआ तो कर लीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट उनका बात तो सुन ले। नहीं, ये कोई तरीका है ये गुफ्तगू करने का? जी राजा साहब, यही तरीका है गुफ्तगू करने का। आप जैसे लोगों के साथ ऐसे बात की जाती है। मैं कह रहा हूँ फायजा साहब से आप अपना मौका बयान करें, अब मेरे तरीके पे ना बात करें। आप खामोश हो जाएं। अगर मेरा तरीका सही होता तो जनरल मुशर्रफ की जेल ना मुझे होती। वॉल्यूम जरा लाउड कर दे। जी राजा साहब, जी राजा साहब, आप जरा अपना पॉइंट बता दें। नाज़रीन, सैफ साहब से जान लेते हैं। सैफ साहब, पॉइंट ये है कि जी हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर महंगाई में कमी की खबर खुश आइंद है। महंगाई में कमी तो नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह में कमी ज़रूर हो गई है। तो अब ये क्यों बार बार आवाम को कहा जाता है कि महंगाई में कमी हो गई है, महंगाई में कमी हो गई है? अगर हम आम मार्केट में जाएं तो वहाँ पे ये सवाल उठता है कि भाई चीज़ें कहाँ हैं जिनमें कमी हुई है, जिनकी कीमतों में कमी हुई है। महंगाई कीमतों में तो कमी नहीं हुई है। आपकी तबीयत में भी कुछ नरम मिजाजी है, तो आप शरह का लफ्ज़ कह के थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें। तो कहने का ये मकसद है कि शरह भी कम अगर हो गई, देखिए अगर इस पे आप कसौटी क्या किसका इतलाक करती हैं?
इन चीज़ों को जज करने के लिए। कोई भी शख्स, मैं समझता हूँ मैं हुए, आप हुए, या कोई भी फर्द अगर अवाम में से कोई ले लें तो वो इस कसौटी पे तो नहीं परखेगा कि जी IMF ये कहती है कि शरह कम हो गई है, पहले 38 था, अब 1 ये ऐसे ही है जैसे मैं मास्टर्स की क्लासेस शोबा अबलागिया सहाफ़त का पढ़ाता था, तो उन्हें जब एडवांस रिपोर्टिंग पढ़ाते थे तो उन्होंने 5 Ws पढ़ाते थे एंड 1 H, ये व्हाट एंड वाई एंड वेयर एंड इस तरह करके जब वो वाक़या होता है तो आपने उसकी रिपोर्ट किस तरह शाये करनी है। फिर मैं उन बच्चों को, लड़के लड़कियों को कहता था कि कहीं मैं आपको किसी फील्ड में भेजूं कि जाओ वो इंसिडेंट जाके आप रिपोर्टिंग करें अखबार के लिए या चैनल के लिए, आप वहाँ उंगलियां पकड़ के ना बैठ जाएं W1 W2, तो ये ऐसे नहीं होता। ये तो एक मुहावरतन हम उन्हें एक चीज की तरबियत देते हैं। बिल्कुल इशारिये भी बुनियादी तौर पर एक ओवरऑल पिक्चर देते हैं कि जी मुवाजना तकाबली जायजा, वो ठीक है। वैसे मुझे उमर यूब वैसे भी छोटे भाई हैं, मैं प्रेजुडिस से नहीं बात करूंगा, और वो मुझे उनकी मेथोडोलॉजी पे काफ़ी यकीन है कि वो काफ़ी पढ़ते हैं और रिसर्च करते हैं। चले उससे हट के बात ये करते हैं कि इस वक्त कसौटी ये होनी चाहिए कि पब्लिक जो आइटम अपनी अशिया लेके आती है, क्या वो उनकी सकत है कि वो जो अनअवॉइडेबल चीजें हैं, जो नागुज़ीर हैं, जिनके बगैर खाना नहीं पक सकता, वो आसानी से अपनी आमदनी जो उनको हासिल हो रही है महाना, उसमें 1 महीने का खर्चा पूरा कर ले, तो जवाब नफी में होगा। सिंपल वर्ड्स में आपके सामने बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है तो क्या आपका 70 रुपीज में सारा गुजारा महीने का हो रहा है कि नहीं? बात ये है कि इस कसौटी पर अगर आप परखेंगे तो जवाब नफी में होगा, ना में होगा कि कमी नहीं हुई। देखें, इसमें हमने बहुत से प्रोग्राम्स किए, आपके साथ ही किए, जिसमें एक और लफ्ज भी कहा गया और वो एक पख लगाई गई के साथ एक लफ्ज बोला गया कोर इन्फ्लेशन, कि कहा गया जब 4 पे आई तो जी 4 है जी इन्फ्लेशन, लेकिन कोर इन्फ्लेशन 9 to 11 है। तो अब जब मैंने भी, मेरे साथ भी एक इकोनॉमिस्ट मौजूद थे, तो मैंने कहा जी फिर इस कोर इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन कर दें। उन्होंने कहा जी ये कोर इन्फ्लेशन का लफ्ज मतलब हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पे साथ ऐड कर लिया गया कि अगर कोई बहुत ज्यादा इशारियों पे आगे उलझ जाए बंदा और डिबेट में पड़ जाए तो हम उसे कहेंगे जी हम तो कह रहे हैं कोर इन्फ्लेशन 11% के करीब है, लेकिन हकीकतन तो देखिए अब परसेप्शन कैसे बनता है कि आप फील क्या कर रहे हैं, लोग रोजमर्रा किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम भी वाकई ये बात सही है, सौदा लेने जाएं, घर वाले लेने जाएं, तो रोजाना का जो बुनियादी, मैं बुनियादी इसलिए कह रहा हूँ कि पुरतोइश चीजों को निकाल लें कि आपने कहते कोई ये चीजें जी ये कॉस्मेटिक्स हैं, ये सुर्खी पाउडर का सामान है, ये यानी जो रोजमर्रा की बुनियादी चीजें हैं। अब रोटी कितनी खानी है वो होगी बुनियादी चीजें, आलू पकाने हैं, सब्जी पकानी है, गोश्त भी आप लोग कम पका रहे हैं ना, सकत ही नहीं है लोगों की। तो इस हालत में मेरा ख्याल है कि अवाम के अंदर, जैसे हमारे एक दोस्त कहते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को भी देखा जाता है, जैसे कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स होता है, तो उस बुनियाद तो हमारे तो यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो तो 0 पे आ जाएगा, फिर नहीं करती ना, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हर बंदा तो परेशान है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस पे हुकूमत को मजीद क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ठीक है, जैसे ऑरेंज ट्रेन में कुछ वाकईतन पब्लिक के लोग जाते हैं, तो फिर इस तरह के और मनसूबे खाने पीने के भी ले हैं। इस तरह के जाके अगर आपने प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट बिठाए हैं तो उन पर यह नजर रखें कि ये तो नहीं कि उनके घरों में अच्छा सा गोश्त 2 किलो रोज बड़ा साफ सुथरा बगैर चर्बी के जा रहा हो और दूध भी बड़ा साफ सुथरा जा रहा हो, और वो उसमें आंखें बंद करके क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दें कि जी जखीरा अंदोजी भी करते रहे। ये भी ऐसा होता रहे, मैं नहीं कहता, उसमें लोग नेक भी होंगे, जानदार भी होंगे, लेकिन चूंकि मैकेनिज्म के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको दूर करने का कोई सिस्टम नहीं है, वो मॉनिटरिंग नहीं है, तो फिर जाके अवाम को रिलीफ मिलेगा ना। तलब और रसद के अलावा भी मैं सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, तलब और रसद के अलावा भी जखीरा अंदोजी हो रही है, बदस्तूर हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और अगर आज मैं देख रहा था इंटरव्यू, उन्होंने दुकानदारों ने कहा कि जो हुकूमत रेट नर्ख मुकर्रर कर दिया उसमें तो हम बेच ही नहीं सकते। तो फिर ये मैंने और आपने तो नहीं देखना, ठीक है, मैं और आप मीडिया पर्सन है, हम देखते हैं, हम पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन ये जो इख्तियार है ये तो हुकूमत के पास है। इस पे उनको पकड़ करने का, उनको गिरफ्त में लाने का, उनको सिविल पेनल्टीज में डालने का, उनको जुर्माने करने का। अब मरियम नवाज साहिबा ने या उनकी कोई मिनिस्टर है या कोई मॉनिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने ये कहा है कि जी हम इस पे कुछ इस तरह का अब मैकेनिज्म ला रहे हैं कि सलमा भट्ट साहिबा शायद आपके प्रोग्राम में पहले आती रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि जी हम दुकान फिर सील कर देंगे, पहले वार्निंग देंगे। चलें देखिए तो सही आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या लेते हैं, क्योंकि जहां अवाम की इतनी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है तो अवाम किसके पास जाए दाद रसी के लिए?
हम तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकती हैं, हमारे एनालिस्ट कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। Action आवाम तो दाद government ने रसी लेना के लिए किसके पास है? डेफिनेटली एक्शन गवर्नमेंट ने लेना है और गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट इस पे प्लान कर रही है एक्शन लेने का तो बहुत अच्छा करिए, क्योंकि रमज़ान में रिलीफ मिलना चाहिए। सब्र का महीना है, इसमें महंगाई जो है जितनी अरूज पे पहुंच जाती है, अशिया की कीमतें डबल हो जाती हैं, तो वो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे एक सवालिया निशान है। इंजीनियर साहब से जानते हैं। इंजीनियर साहब, मुझे बताएं कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पसे पर्दा कोई बातचीत नहीं हो रही, बातचीत शुरू हुई थी लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत क्यों पेश आई बैरिस्टर गौहर साहब को? साफी उठाते हैं ना कि भाई ये कोई बातचीत चल रही वॉल्यूम है, अप तो कर उन्होंने दें। उसका जवाब दिया उन्होंने। और कोई नई बात तो नहीं है। हम जब बातचीत कर रहे थे तो सबको रोजाना की बुनियाद पे ब्रीफ करते थे। अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक सवाल सहाफी ने उठाया कि आपकी अंडरग्राउंड या पीछे से कोई बात चल रही है, तो उन्होंने उसका जवाब दे दिया। कोई अपनी तरफ से तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। तो यानी कि ये कि जो बातें चहमगोइयां चल रही थी इंजीनियर साहब कि आप लोगों की शायद कोई बातचीत चल रही है, अक्सर ही कहा जाता है कि बैकडोर रवाबित तो रहते ही हैं, तो उसकी तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई बिल्कुल बातचीत नहीं चल रही। इनके हालात देखें, ये जिस तरह के ये इल्जाम लगा रहे हैं और इमरान खान को दीवार के साथ लगा रहे हैं और इमरान खान के पार्टी के लोगों को उसी तरह ही उठाया जा रहा है, उसी तरह ही जुल्म सितम किया जा रहा है। अब देखें ना कि ये फॉर्म 47 की पैदावार जो है कमरुल इस्लाम राजा साहब, ये किधर चले गए हैं? जवाब देना। मैंने इनको चैलेंज किया हुआ है, मस्जिद में आने का चैलेंज दिया और मैंने को मंदिर में तो नहीं बुलाया। सर आप भी टॉपिक से हटके दूसरी साइड पे उनको चैलेंज करने चले गए। आपको भी पता है कि मेरा काम है, मैं अपोजिशन करना मेरा काम है। मेरा काम है। प्रोग्राम में तो सवाल था ना आपसे, आप मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, आपने उनको चैलेंज करना शुरू किया। ऑपोजिशन आपने करनी है जाके असेंबली में, यहाँ पे तो आपने मेरे सवालात का जवाब देना है। सर अभी आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको सवाल का जवाब जरूर दूं। जी इंजीनियर साहब, मुझे ये बताइए कि बानी पीटीआई के हवाले से आप लोगों की जो अब अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है, उसमें क्या ये डिस्कशन हुई है उस अलायंस में कि बानी पीटीआई को रिहाई करवानी है? ये भी आप लोगों के जो टारगेट्स हैं उनमें एक टारगेट होगा? बिल्कुल, सबसे पहला हमारा टारगेट ही ये है कि हमारे लीडर को बाहर लाया जाए। शौकत खानम और इकरामुल्लाह नियाज़ी ने उनका नाम बानी नहीं रखा था, उनका नाम इमरान खान रखा था। ये तो कम से कम आप में जुर्रत और हिम्मत होनी चाहिए कि इमरान खान का नाम लें। आप अगर बहुत अच्छी एंकर हैं, बड़ी दलेर एंकर है, तो नाम लेना, उनका नाम क्यों नहीं लेती? कि मैं फिर आपको सवाल करूंगा कि आप कहेंगे मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मेरा सवाल इंजीनियर साहब, मेरे ख्याल में आपका मूड खासा खराब है। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद डिस्कशन करते हैं, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।